हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब्स। तो आप लोगों के लिए 11th स्टैंडर्ड के जो एमसीक्यू सेशंस हैं वो मैं लेकर आई हूँ। हमने आपको बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर प्रोवाइड कर दिया है। आज हम सॉल्व करेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के एमसीक्यूज। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में बोला था कि आपको 11th स्टैंडर्ड के 4 चैप्टर्स करने हैं। चारों चैप्टर्स से मिलाकर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम हर एक चैप्टर को 5-5 मार्क्स का वेटेज दें, 5 + 5 + 5 + 5, तो 20 मार्क्स हमारे इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में से भी हमारे 5 एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं। तो इसके जो टॉप लेवल के एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वीडियो एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस नर्सिंग सीईटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मैं कुछ उन बच्चों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो हमारी चैनल से अभी-अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी-अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। हमारे ऐप का नाम है ज्ञान लैब और ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम जितने भी सेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेशन के एंड में आपको कमेंट करना है कि आज हमने जितने टोटल क्वेश्चंस सॉल्व किए उसमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग थे। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि मैम हमारा मॉक टेस्ट में 70-80 के ऊपर स्कोर नहीं जा रहा है, क्योंकि आप लोग सिर्फ 12th के सिलेबस के बेसिस पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। 11th का सिलेबस अगर आप लोग रिवाइज ही नहीं करोगे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 20 मार्क्स तो 11th में से ही आने वाले हैं और 11th के सिर्फ 4 चैप्टर्स आपको करके जाने। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो भी आपका स्कोर एकदम सडनली हाइप हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ पर होता है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर होता है। आपको इसकी लोकेशन कंपलसरी पता होनी चाहिए, इसका साइट आपको कंपलसरी पता होना चाहिए। तो आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से उठाकर ये लाइन दी गई है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, इट इज अ कॉमन स्टेप इन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, और ये हमको देखने को मिलता है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ग्लाइकोलिसिस occurs in all the living cells and it occurs in cytoplasm of the cell। क्योंकि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों सेल्स में होता है ना, इट occurs in anaerobic as well as aerobic cells, तो ये सारे लिविंग सेल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of glycolysis occurs in cytoplasm of aerobic and anaerobic cells। in this process glucose is converted into। अब इसका क्वेश्चन तो आप मुझे बताओ कि जब भी हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करते हैं, एक मिनट, हाँ, जब भी हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करते हैं, सॉरी मुझे कॉल आ रहा था, वही मैं देख रही थी। तो हमारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं। सी, हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। जब हम ग्लाइकोलिसिस करेंगे तो ये ग्लूकोज टूट जाएगा और आपको 2 इक्वल कंपाउंड मिलेंगे, 3 कार्बन वाले। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, वो फाइनल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है और उस फाइनल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नीचे आंसर कमेंट करते जाओ, मैं सबका चैट सेक्शन देख रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन क्रेब्स साइकिल सिट्रिक एसिड कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड डैश। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। इन क्रेब्स साइकिल सिट्रिक एसिड कैसे बनता है, जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए अंदर आता है तो वो 4 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ ज्वाइन होता है। दिस इज अवर एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसके पास 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड 4 कार्बन के साथ ऐड हो जाता है। 2 + 4 मिलके बनता है 6 कार्बन। तो ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा है जिसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड करता है, इट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्योंकि सक्सिनिक एसिड तो बाद में बनता है ना, सक्सिनिक एसिड बहुत पीछे है। सिट्रिक एसिड खुद 6 कार्बन का है, मैलिक एसिड भी बहुत पीछे है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्रेब्स साइकिल की शुरुआत होती है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रेब्स साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट्स एसिटाइल कोएंजाइम ए टू फॉर्म सिट्रिक एसिड विद द कंजम्पशन ऑफ डैश। मतलब जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ ऐड हो रहा है तो यहाँ पर क्या यूज होता है, क्या कंज्यूम हो जाता है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। जब हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ बाइंड करता है
तो वो कौन सा रिएक्टेंट यूज करता है? यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है ना, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा तब जाके आपका सिट्रेट बनेगा, यानी कि सिट्रिक एसिड बनेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दे कंज्यूम वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। Next question, which of the following is a 3-carbon compound? Now this is a very simple question, this you must be able to answer. बताओ क्या आएगा इसका आंसर? Which of the following is a 3-carbon compound? Yes, एसिटल्डिहाइड ये 2 कार्बन है, इथेनॉल इज ऑल्सो 2 कार्बन, ग्लूकोज इज 6 कार्बन। तो बचा क्या? पायरुविक एसिड। ये देखो एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, ओके, इथेनॉल भी 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, ओके, ग्लूकोज 6 कार्बन है और पायरुविक एसिड अपना 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये तो एकदम डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले जो मैं आपको बता रही थी हमारे ऐप के बारे में, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये फ्री मॉक टेस्ट ट्राई किया है। हमारा जो ऐप है ना, इसमें आपको कुछ पैसे वैसे नहीं भरने हैं, आपको बस ऐप इंस्टॉल करके ये नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन चेक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा, उसमें ये जो फ्री मॉक टेस्ट हमने दिया है ना, यहाँ पर आपको 200 एमसीक्यूज फ्री में दिए हैं। तो जो बच्चा नर्सिंग सीईटी देने वाला है, एमएसटी सीईटी देने वाला है, वो लोग ये फ्री में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको आप बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम टेस्ट ओपन नहीं होता है। आपके मोबाइल में अगर स्पेस इशू होगा तो ये मॉक टेस्ट ओपन नहीं होगा। अगर आपके मोबाइल में सफिशिएंट स्पेस है तो ये मॉक टेस्ट ओपन होगा। आप ये वाला मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। आपको वहीं पर एक और फोल्डर दिखाई देगा, एमएसटी सीईटी 2025। तो आप वो फोल्डर ओपन करके ये 1000 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी आपके फ्री में है, ये वाले एमसीक्यूज भी फ्री में है, सब ये पूरा फ्री मटेरियल है। तो आपके पास काफी कुछ फ्री मटेरियल हमने दिया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, तो आपको 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज हमारे ऐप पे मिलेंगे। आप ये वाला मॉक टेस्ट कोर्स अगर परचेस करते हो तो आपको 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Oxidation of one molecule of NaDH2 gives rise to how many ATP molecules? ये डायरेक्ट हमारी टेक्स्ट बुक से दिया गया है। जब हमको एक NaDH2 मिलता है तो उससे हमको कितना ATP मिलेगा बताओ? जब हमारा एक NaDH2 बनता है तो उससे हमको कितना ATP मिलेगा? हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NaDH2 लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ 3 ATP molecules। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक FADH2 से हमको 2 ATP मिलता है, NaDH2 से 3 और FADH2 से 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? CO2 evolved upon oxygen consumed, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, राइट? ये देखो कितना CO2 इवॉल्व हुआ और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, इसको रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बोलते हैं। CO2 अपॉन O2, तो CO2 कितना है? 102, O2 कितना है? 145। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज 0.7, और 0.7 रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट किसका होता है? फैट का, राइट? किसका होता है ये? फैट का। प्रोटीन का होता है 0.9 और कार्बोहाइड्रेट्स का होता है 1.0। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A प्रोड्यूसेस हाउ मेनी ATP? एक एसिटाइल कोएंजाइम A जब क्रेब्स साइकिल करने जाता है तो कितना ATP बनता है? ये देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये मेरा एसिटाइल कोएंजाइम A अंदर आया, यहाँ पर मेरा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था, इसके साथ ये बाइंड हुआ और मुझे मिला सिट्रिक एसिड। अभी सिट्रिक एसिड मिलेगा यहाँ पर, फिर अल्फा कीटोग्लूटेरेट मिलेगा, फिर सक्सिनेट मिलेगा, मैलेट मिलेगा, फ्यूमरेट मिलेगा और फिर से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पर हमको कंटिन्यू NaDH2 और FADH2 मिलता है ना। ये देखो ये वाला रिएक्शन देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर आपको एक NaDH2 मिला,
यहाँ पर एक NADH2 मिला और यहाँ पर एक NADH2 मिला। जब हम एक एसिटाइल कोएंजाइम में लेकर आते हैं तो हमको 3 NADH2 मिलता है और हमको एक FADH2 मिलता है और हमको एक GTP मिलता है। तो हमको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ध्यान से देखो। हाँ, ये देखो, यहाँ पर हमको 3 NADH2 मिल रहा है, एक FADH2 मिल रहा है और एक GTP मिल रहा है। तो अभी इन सबको कैलकुलेट करो, कितना होगा? NADH2, 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। हमने अब भी देखा 1 NADH2 की वैल्यू क्या होती है? 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP एंड 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 NADH2 इंटू 3 मतलब 9 ATP, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 2 ATP और 1 GTP इज इक्वल टू ATP। तो यहाँ पर कितने ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं? 12 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं फॉर 1 एसिटाइल कोएंजाइम में। एक एसिटाइल कोएंजाइम में अंदर आएगा तो 12 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये देखो, NADH2 से 9 ATP मिला, FADH2 से 2 मिला और डायरेक्ट GTP 1 मिला। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में अंदर आएगा तो हमको 12 ATP मिलता है, लेकिन पूरा क्रेब्स साइकिल 2 बार रिपीट होता है। तो दोनों क्रेब्स साइकिल अगर 2 बार रिपीट हुआ तो 24 ATP मिलेगा। बट हमको यहाँ पर क्या पूछा है? एक एसिटाइल कोएंजाइम में से कितना ATP मिलेगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस इज डैश। अब ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे सब लोग याद करो। ग्लाइकोलिसिस में 2 फेजेस होते हैं, एक होता है प्रिपरेटरी फेज, स्टार्टिंग के 5 फेजेस होते हैं, एक होता है पे ऑफ फेज। हमने प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP यूज किया, मतलब यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया। आप बिजनेस चालू करते हो तो पहले इन्वेस्टमेंट करते हो, और यहाँ पर हमको 10 ATP का प्रॉफिट हुआ। तो अभी हमने जितना ATP यूज किया था उसमें से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट में से 2 ATP मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे टोटल प्रॉफिट कितना बचा? 8 ATP मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, मतलब खर्चा वर्चा निकालने के बाद जितना बच जाता है उसको बोलते हैं नेट बेनिफिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? यस, ये देखो, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP यूज किया और 10 ATP का प्रॉफिट हुआ, तो 10 में से 2 माइनस किया तो बचा कितना? 8 ATP मॉलिक्यूल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिट होकर कौन से कंपाउंड्स देता है? आंसर बताओ। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जब स्प्लिट होगा तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दिस इज रॉन्ग, this is wrong, this is wrong. You will get 3 phosphoglyceraldehyde and DHAP, dihydroxyacetone phosphate. So option number D is correct. Moving on to the next question, acetylation of pyruvate takes place in dash. हमारा जो पायरुविक एसिड है, ये देखो, ये अपना सेल है। लेट मी शो इट टू यू। हाँ, ये अपना सेल है, ये अपना पूरा एक बड़ा सा सेल इमेजिन करो। दिस इज अवर सेल। ये सेल का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना चाहता है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी हमारा जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 कार्बन में। तो ये जो बीच का रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहां पर हो रहा है? 3 कार्बन से 2 कार्बन बना रहे हैं। ये रिएक्शन 2 मेम्ब्रेन के बीच में हो रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर इसको बोलेंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्योंकि मैट्रिक्स में आगे जाके सीधा क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्रिस्टे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रिस्टे मतलब क्या होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, F1 पार्टिकल में ATP बनता है। ओके, लेकिन
कन्वर्जन जो है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना, कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है। दो माइटोकॉन्ड्रिया के बीच का जो स्पेस है वहां पर होता है, दिख रहा है ना सबको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स इनोलेज catalyze the conversion of 2-phosphoglyceraldehyde to phosphoenol pyruvic acid in presence of which cofactor? बताओ। yes, enzymes enolase catalyze the conversion of 2-phosphoglyceraldehyde। ये देखो, ये अपना इनोलेज एंजाइम है, ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है? कौन सा कोफैक्टर है इधर पे? काइनेज एंजाइम के लिए भी मैग्नीशियम है और इनोलेज एंजाइम के लिए भी मैग्नीशियम है, सो इट वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम कोफैक्टर, राइट? साइटोक्रोम इज अ डैश। अभी साइटोक्रोम के बारे में हमको क्या पता है? साइटोक्रोम एक सल्फर कंटेनिंग नहीं, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। यस, ये देखो, साइटोक्रोम हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है। It is a very small iron containing protein which is loosely associated with inner mitochondrial membrane। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फर्मली बाउंड नहीं होता है, थोड़ा लूजली अटैच्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय। इन रेस्पिरेटरी पाथवे ऑक्सीजन कौन यूटिलाइज करता है? ग्लाइकोलिसिस में हम ऑक्सीजन यूज नहीं करते, क्रेब्स साइकिल में भी ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। तो ये देखो, ये रिएक्शन आपको याद होगा, यहाँ पर आपका NADH2 रिड्यूस होगा, यहाँ पर FADH2 रिड्यूस होगा, ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। ये देखो, ऑक्सीजन को हमने वाटर में कन्वर्ट किया, इस वाटर को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। तो ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन कौन यूज करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect? Let us read. Pyruvic acid is the end product of glycolysis. Glycolysis में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमको 2 पायरुविक एसिड मिलता है, and it enters into mitochondria during aerobic respiration. This is correct. पायरुविक एसिड बनने के बाद वो क्रेब्स साइकिल करने जाएगा। Next, the oxidation of reduced coenzyme into their oxidized form is called terminal oxidation. The oxidation of reduced coenzyme मतलब NADH2 को हमने ऑक्सीडाइज किया, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और ये NAD+ रिसाइकल हो गया और ये रिसाइकल करके वापस से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। क्या ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला करेक्ट है? नो, हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 कंज्यूम्ड अपॉन CO2 इवॉल्व्ड अपॉन O2 कंज्यूम्ड। मतलब हम CO2 रिमूव करते हैं और O2 यूज करते हैं, ऊपर CO2 होना चाहिए। ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। The two process, photosynthesis and respiration, are reverse of each other. This is correct. Photosynthesis में ग्लूकोज बनाते हैं, respiration में ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला ही गलत दिया गया है। In which of the following processes CO2 is not released? CO2 रिलीज नहीं होता। रेस्पिरेशन चाहे एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो, जब आपका ग्लूकोज टूटेगा तो CO2 तो रिलीज होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी हम इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। इथेनॉल इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। तो पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनाया तो यहाँ पर एक CO2 रिलीज हुआ, तो यहाँ भी CO2 रिलीज होता है। लेकिन लैक्टिक एसिड में CO2 रिलीज नहीं होता। यहाँ 3 कार्बन था, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, कार्बन कम नहीं हुआ। देयर इज नो रिलीज ऑफ CO2 इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा भी पूछते हैं, इसको A लेबल दे देंगे, इसको B लेबल दे देंगे और आपको फाइंड आउट करने बोलेंगे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आर डैश। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं? क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं? क्या ये स्टार्च है? इट इज नॉट स्टार्च, इट इज नॉट डिफरेंट, इट इज मोनोसैकेराइड। फ्रुक्टोज इज ऑल्सो मोनोसैकेराइड, बट दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि ग्लूकोज एक अल्डिहाइड शुगर है और फ्रुक्टोज एक कीटोज शुगर है।
तो दोनों आइसोमर्स है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम सी इज डैश। अभी हमने पढ़ा था कि साइटोक्रोम सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ लूजली अटैच्ड होता है। दिस इज करेक्ट। साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज करने का काम कॉम्प्लेक्स 4 करता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना, सो इट इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्मिनल ऑक्सीडेशन? बताओ, टर्मिनल ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लास्ट जो सिग्निफिकेंस है, क्या क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से हमको एनर्जी मिलती है। दिस इज करेक्ट। इट जनरेट्स ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम्स, मतलब हमारे जो एंजाइम्स थे कोएंजाइम्स, वो कोएंजाइम्स फिर से रिसाइकल हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट प्रोवाइड्स मेटाबॉलिक वाटर मॉलिक्यूल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रेब्स साइकिल, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमको मिलता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस द कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम। ये देखो, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दो कंपाउंड्स हमको कहां से मिल रहे हैं? बोलो, ये दोनों कंपाउंड्स का पेरेंट कंपाउंड कौन है? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने हमारा नीट वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीट वाला चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं डेली सुबह 10 बजे नीट वाली चैनल पे अपना लाइव एमसीक्यूज लेकर आती हूँ। तो नीट वाली चैनल का नाम है ज्ञान लैब एनसीईआरटी और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप इंस्टॉल करो, फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आप लोगों के लिए वन शॉट लेक्चर्स और मेजर एमसीक्यू टेस्ट, ये सारी चीजें अपने चैनल पे लाइव आने वाली है। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, द इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर मीडिएटेड बाय विच एंजाइम्स? आपको मैं एक ट्रिक देती हूँ, जहां जहां काइनेज एंजाइम होगा वो रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये देखो, यहाँ पर काइनेज एंजाइम है, स्ट्रेट रिएक्शन। इरिवर्सिबल मतलब जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर भी काइनेज एंजाइम है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट। यहाँ पर काइनेज एंजाइम है, स्ट्रेट। काइनेज एंजाइम है, स्ट्रेट। तो जहां जहां काइनेज एंजाइम यूज होता है वहां हम हमेशा मैग्नीशियम यूज करते हैं। तो काइनेज एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इज यूज्ड फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। करेक्ट? ओके, तो जिन्होंने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आप मिनी मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट हमारा क्रैश कोर्स भी परचेस कर सकते हो। इसमें लेक्चर्स पर प्लस मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है, पेमेंट में अगर कुछ इशू हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको इन वीडियोस से हेल्प मिली होगी। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ कि हम डेली सुबह 10 बजे नीट के लाइव एमसीक्यू सॉल्व करते हैं नीट वाली चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। नीट वाला चैनल कौन सा है हमारा? लेट मी शो यू। कहाँ गया? ये हमारा नीट वाला चैनल है। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप डेली यहाँ पर नीट के पीवाईक्यूज सॉल्व कर सको, और वो भी सुबह 10 बजे। यस एवरीबॉडी, चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द। तब तक इस वीडियो को भी लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।